Hello everyone, welcome to Indeed Eyes. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 22nd January 2024 and as you can see कि आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है एंड आज ही वहां पे पूजा होगी। तो एज यू कैन सी कि सारे न्यूज चैनल ने एंड सारे जो न्यूज आर्टिकल में इसको कवर किया गया है। तो हम भी इस पे देखेंगे जो हमारा थंबनेल आर्टिकल है, तो हम लोग ये देखेंगे एंड देन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर में हम लोग कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आज जो राम मंदिर है उसका तो ये प्राण प्रतिष्ठा है ही, लेकिन साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो मंदिर बना है इसको बनाया किसने है। और इसमें एक खासियत है कि इसमें ना ही ये रॉड का यूज किया गया है ना ही स्टील का यूज किया गया है। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि इस मंदिर को किसने बनाया है, किस कंपनी ने इसको बनाया है, क्योंकि ये हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल बिकॉज एज यू नो कि ये जो टेम्पल है हमेशा प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए। और अभी मोदी जी बहुत सारे तमिलनाडु के या फिर साउथ इंडिया के बहुत सारे जो टेम्पल्स है वहां पे उन्होंने विजिट किया, तो इसीलिए ये टेम्पल जो है, जितने भी टेम्पल्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसका मैंने छोटे छोटे जो वीडियोस भी बनाए हैं टेम्पल का, जैसे रंगनाथ स्वामी टेम्पल, फिर लेपाक्षी टेम्पल, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग ये भी देखेंगे ये जो निसार मिशन है उसके बारे में। ऑल बिकॉज ये न्यूज में अभी छाया हुआ है एंड द हिंदू ने भी इसको कवर किया है। तो एज यू कैन सी कि ये अभी से नहीं, ये हर मंथ ये न्यूज में आर्टिकल आते ही रहता है एंड अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में अभी बना हुआ है। ऑल बिकॉज क्योंकि दिस ईयर 2024 में ही इसका लॉन्चिंग डेट है और ये 2024 में ही लॉन्च होगा। तो हम लोग इसको भी डिटेल में देखेंगे एंड देन हम लोग देखेंगे ये जो इंडिया एंड बांग्लादेश का क्या रिलेशन है वो भी, बिकॉज ये अभी ये भी बहुत न्यूज में बना हुआ है। एंड देन हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश का रिलेशन अभी कैसा है। ऑल बिकॉज एक तो अभी वहां पे मैच चल रहा है तो उसके वजह से तो न्यूज में है ही, बट हमारे यूपीएससी के जो काम का है वो हम लोग देखते हैं कि ये इंडिया एंड बांग्लादेश का जो रिलेशन ग्रो हो रहा है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो रहा है। एज यू कैन सी ये एक्सटेंसिवली हर न्यूज चैनल पे और हर न्यूज आर्टिकल ने इसको कवर किया है, तो डिटेल में देखेंगे। एंड हम लोग ये जो आर्टिकल है मॉस्किटो फिश से रिलेटेड तो उसको भी देखेंगे। ऑल बिकॉज ये न्यूज में छाया हुआ है, बिकॉज पहले तो इसके जो है यूज में लाया गया था कि ये मॉस्किटो को एंड जो लोग जो मलेरिया डेंगी ये सब की वजह से जितने भी कंट्रीज हैं या स्टेट है वो जो सफर कर रही हैं, तो ये मॉस्किटो फिश लाया गया था। क्योंकि ये मॉस्किटो फिश क्या करता है, मॉस्किटो के जो लार्वा होता है ये उसको खा लेता है और उसको डेड कर देता है, इसीलिए। लेकिन अब ये दिक्कत का कारण बन गया है, ऑल बिकॉज क्योंकि ये एक इन्वेसिव स्पेसीज बन गया है और ये इन्वायरमेंट को और जो ये लाइफ बिलो द मरीन है या वाटर है ये उसको नुकसान पहुंचाने लगा है। तो ये सारी चीजें हमने ये आर्टिकल सब हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कौन कौन से आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल, ये जो राम मंदिर से रिलेटेड है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या सारी चीजें हैं एंड ये कौन कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और कितने जो गेस्ट है वो इन्वाइटेड है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कॉन्सेक्रेशन टुडे, पीएम प्रेस्ड टू लीड सेरेमनीज। तो आज ही जो है एंड उसके लिए 13,000 सिक्योरिटी पर्सनल वो रखाई गई है, क्योंकि अयोध्या में अभी जो राम टेम्पल का जो इवेंट होने वाला है तो उसमें 8,000 गेस्ट प्रेजेंट है एंड उन्हीं के लिए ये हाईली सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। एंड ये जो नून में है ना 20 मिनट्स तक ये चलेगा एंड ये जो पूजा है वो भी स्टार्ट होगी आज ही, क्योंकि ये जो टेम्पल है अयोध्या में ये एक
ये जो, और इसलिए भी ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसका जो शुरुआत हो गया था एंड 15 सेंचुरी से ही, कि 15 सेंचुरी से ये जो राम मंदिर का, तो अब जाके 2024 में ये बनना स्टार्ट हुआ है एंड ये कंप्लीट हुआ है। तो ये 500 साल तक का ये सफर है इस राम मंदिर ने तय किया है, इसीलिए ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एंड ये लोगों के सेंटिमेंट से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको इतना ज्यादा, इतना वैल्यू दिया जा रहा है। और हर तरफ जो है इसी का अभी गूंज है कि ये जो राम मंदिर है और अयोध्या है, इवन तो अभी हम लोग देखेंगे भी कि इसरो ने भी एक जो कार्टोसैट है, सैटेलाइट से ये इमेज वहां पे अभी अपलोड किया है इसरो ने, कि कैसे वहां पे जो राम मंदिर है वो सैटेलाइट से भी पूरा पता लग रहा है, और जो भी वहां की सजावट है एंड जो लाइटनिंग है वो सब आप ये जो इजिली देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। एंड हम लोग देखते हैं कि वहां पे ये जो मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी ब्लैंकेट रखा गया है, क्योंकि आज ही वहां पे जो है वो प्राण प्रतिष्ठा है एंड कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है। तो ये हेल्ड किया गया है ये मंडे को ही, जो कि आज के दिन। एंड इसका इंतजार लोगों को सदियों सालों से था एंड डिकेड्स लॉन्ग जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल जो मूवमेंट चला आ रहा था, आज वो कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि राम मंदिर को लेकर के पहले भी जितने पॉलिटिशियन थे या पॉलिटिकल एजेंडा था वो सालों से चला आता था, क्योंकि ये जितने हैं कि राम मंदिर यहीं पे बनेगा और राम मंदिर का वहीं पे वो शुरुआत होगा, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था कि वहां पे जो है मॉस्क बनेगा या फिर राम मंदिर बनेगा, तो ये हमेशा से ये जो फाइट है, डिबेट है, ये सारा कुछ चला आता था। तो अब ये इसलिए भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारे जो डिबेट है, डिस्कशन है और कॉन्फ्लिक्ट है, उस पे सभी पे इसने फुल स्टॉप लगा दिया है। तो ये हम देखते हैं। एंड ये जो लॉर्ड राम है, ये उनका न्यू टेम्पल बनाया गया है एंड ये इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज लॉर्ड राम का यहीं पे बर्थ प्लेस है, और ये जो रिचुअल्स है वो कॉन्सेक्रेट किया जा रहा है उनको आइडल। एंड ये जो बिगेन होगा 20 मिनट्स पास्ट नून इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑलमोस्ट 8,000 जो इनवाइटेड गेस्ट है उन सबके साथ है। और ये लोग जो है और जितने भी डिवोटी है वो उनके लिए लाइव टेलीकास्ट रखा गया है पूरे वर्ल्ड में, कि वो पूरे वर्ल्ड से देख सके। एंड एज आई हैव सेड कि वहां पे जो मोर देन 13,000 सिक्योरिटी पर्सनल रखा गया है, ऑल बिकॉज क्योंकि वहां पे इतने सारे गेस्ट है और हाईली वीवीआई है एंड वीवीआईपी है। क्योंकि एज आई हैव सेड ऑलरेडी कि जितने भी पॉलिटिशियंस है, जितने भी जो है जितने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो अडानी है और ये टाटा है या फिर ये अंबानी है, वो सारे लोग अभी आने वाले हैं। एंड हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लोग इनवाइटेड हैं। एंड इवन दो जो बॉलीवुड से भी सारे जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज हैं और जितने एक्टर्स हैं उन सबको भी इनवाइट किया गया है। तो इसीलिए सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा वहां पे ध्यान रखा गया है। एंड ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है एंड ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है वो सारा कुछ कमांड संभाल रहे हैं, ये जो कमांड संभाल रहे हैं सिक्योरिटी का। एंड वहां पे जो कमांडोज हैं वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उनको भी ये उतारा गया है। एंड ये जो उत्तर प्रदेश है स्पेशल टास्क फोर्स, तो वो भी इसमें शामिल है। इवन दो ये जो उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उनको भी शामिल किया गया है। एंड ये जो प्रोविंशियल आर्म्ड ये कॉन्स्टेबलेटरी जो कैंपिंग करते हैं उनको भी रखा गया है। एंड वहां पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी वहां पे शामिल रहेंगे। एंड ये जो ब्यूरो पर्सनल वो सारे लोग भी रहेंगे। एंड ये जितने भी सिक्योरिटी चेक है और जो व्हीकल्स है एंड इंडिविजुअल उनका बहुत अच्छे से ये जो भी टेंपल में आ रही है वो हाईली सिक्योर्ड रहेगी, और चेकिंग करने के बाद ही वो टेंपल वाले एरिया और जोन में जा पाएंगी। तो इसका जो और कंटिन्यूएशन आर्टिकल है हम लोग वो भी देख लेते हैं। कंटिन्यूएशन आर्टिकल है तो इसमें बताया गया है कि कोई भी ये जो मंदिर परिसर में एंड वहां के पूरे जोन में जहाँ के मंदिर वाले एरिया में है, कोई भी जो अनइनवाइटेड इंडिविजुअल है वो वहां पे प्रेजेंस अपना नहीं दिखा सकता है और वहां उस जगह पे नहीं जा सकता है। क्योंकि वहां पे एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कितने सारे सिक्योरिटी का वो
ये जो है सारे सिक्योरिटी बहुत टाइट रखा गया है एंड 13,000 प्लस सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो लोग एंड ये जो एरियल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलांस भी रखा गया है कि एआई की मदद से भी वहां पे सर्विलांस किया जाएगा। तो वहां पे जो है गार्ड सिक्योरिटी फोर्स तो है ही, लेकिन साथ के साथ ये सीसीटीवी एंड सर्विलांस का भी बहुत ज्यादा ये रखा गया है ताकि किसी से भी कोई भी मिस हैपनिंग ना हो एंड किसी के साथ कुछ भी एंड 1% भी डिजास्टर का कोई चांस ना हो। तो ये सारी चीजों का बहुत खास ध्यान रखा गया है एंड जितने भी जो गेस्ट हैं वो सक्सेसफुल वहां पे पहुंच पाए उस इवेंट में। एंड ये जो हेल्दी इमरजेंसी के लिए भी रखा गया है कि स्पेशली इन व्यू ऑफ ये जो बाइटिंग कोल्ड एंड ये जो हेल्थ इमरजेंसी के लिए भी कि वहां पे बहुत सारे एरिया में 144 जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो भी लगा दिया गया है। एंड ये जो मंदिर में ये जो रामलला की जो मूर्ति है वो 51 इंच की है जो रामलला के आइडल है, मतलब आइडल है। तो वो हम लोग देखेंगे एंड ये कहाँ पे रिप्रेजेंट है, ये जो सैंक्टोरम सैंक्टम सैंक्टोरम है जिसको गर्भगृह बोलते हैं, उस जगह पे इनको प्रस्थान किया गया है। एंड उसमें जो है अभी ये जो मंडे को तो ये प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन थर्सडे को ही उनका स्नान करवा दिया गया था और वो 114 जो पिक्चर फिल्ड विथ औषधि युक्त मेडिकेटेड एंड सेक्रेड वाटर से उनका स्नान करवा दिया गया था थर्सडे को ही। एंड ये जो सेरेमनी है वो अभी तक ये कंटिन्यू चल रहा है और ये जो सेरेमनी है जो कंटिन्यू किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा वो 21 पृष्ठ मतलब 21 जो पंडित है वो सब मिलके करवा रहे हैं। तो ये इसीलिए इतना भव्य होने वाला है। एंड ये जो गाने ये जो गानेश्वर शास्त्री द्रविड़ वो कोऑर्डिनेट करेंगे और बाकी सारे जो हैं ये अनुष्ठान का काम और रिचुअल से संभालेंगे। एंड ये जो लक्ष्मीकांत दीक्षित हैं काशी के वो मेन प्रेस्ट है इसमें। एंड ये जो प्राण प्रतिष्ठा का ये जो टाइम है वो 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा मंडे को और ये जो मंगल ध्वनि बजाया जाएगा। एंड मंगल ध्वनि क्या है, एक ऑस्पिशियस साउंड है जो बजता रहेगा एंड वो टेम्पल में और सारे जो सेरेमनी होने के दौरान ये बजते रहेगा। तो ये जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ऑल बिकॉज कि एक बार इसको ये जो मंगल ध्वनि है उसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे बाद में, क्योंकि ये जो आर्ट एंड कल्चर में उसमें जो म्यूजिक है वो हमारा पार्ट है। तो उसके लिए एंड इसमें यही सारी चीजें हैं कि ये जो मंगल ध्वनि बजती रहेगी एंड इससे क्या होगा कि वहां का जो ये जो सिनेरियो है वो और ज्यादा पावनमय हो जाएगा। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है वो एक प्राउड मोमेंट है सारे इंडियंस के लिए, क्योंकि इसका इंतजार लोगों ने वर्षों से नहीं सालों से किया है एंड ये 500 सालों से। तो इसीलिए ये और खास हो जाता है। एंड इसमें जो है ट्रेडिशनल म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी चलाए जाएंगे। एंड ये जो मंगल ध्वनि है वो इन फ्रंट ऑफ श्री राम के जो लल्ला हैं उनके सामने बजाया जाएगा। एंड वो कौन करेगा, जो चंपत राय हैं उन्होंने बताया। एंड वहां के जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो उन्होंने बोला। एंड ये जो गेस्ट कौन कौन है वहां पे, जैसे यूपी के गवर्नर जो आनंदी बेन पटेल है एंड जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, एंड ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चीफ ये जो चीफ है मोहन भागवत तो वो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। एंड जितने भी टॉप फिल्म स्टार्स हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है, डिप्लोमेट है, जजेस हैं, एंड जजेस में तो सारे जजेस होंगे ही, लेकिन इन्होंने राम जन्मभूमि का जो केस है जितवाने में जो मदद की थी एंड जो लोग वो जो जस्टिस थे एंड जो बेंच बैठा था जजेस का तो वो लोग हाईली जो चीफ गेस्ट के रूप में वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। एंड ये जो पृष्ठ है जो हमने देखा कि 121 जो है वो ये जितने भी पंडित है वो मिलके कर रहे हैं एंड उसमें जो एक है वो चीफ है, तो वो सारे पृष्ठ भी एंड उनसे जो रिलेटेड लोग हैं वो भी वहां पे चीफ गेस्ट के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। एंड जितने एक्टिविस्ट हैं एंड प्रोमिनेंट जो राम टेम्पल मूवमेंट में जो लोग लगे हुए थे एंड जो भी इस मूवमेंट को उन्होंने सफल बनाने में अपना योगदान दिया था तो वो सारे लोग वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। एंड ऑलमोस्ट जितने भी ऑपोजिशन है उन्होंने क्या किया है, इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया है। एंड एक तो जो अपोजिशन वाले हैं जैसे कांग्रेस वक्त के लोग
एंड जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं तो उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही एक जो क्रिकेटर्स हैं हरभजन सिंह भज्जी, तो उन्होंने बोला है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड मैं राम में बिलीव रखता हूं, तो इसीलिए मैं वहां पे जाऊंगा। हालांकि केजरीवाल जी ने मना कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। एंड इसके बाद भी ये जो प्रिपरेशन चल रहा है और ट्रस्ट जो रेडिड है और ये जो महाप्रसाद भी बांटा जाएगा, एंड जितने भी जो गेस्ट लोग हैं ये महाप्रसाद और पूजा के बाद उनके खाने पीने का भी सारा जो है इंतजाम किया गया है। तो यही सारी चीजें हैं। एंड इसके एक दो छोटे छोटे आर्टिकल है राम मंदिर से रिलेटेड, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। And this is the article which I was talking about. ये इसरो शेयर सैटेलाइट इमेज ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या। एंड एज यू कैन सी कि ये जो रीजन है, मतलब ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सैटेलाइट से भी ये क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि कितना ये जो जगमग जगमग है और ये पूरा लाइटन अप किया गया है। एंड ये साफ पता लग रहा है कि अयोध्या पूरा सजा हुआ है। एंड हम लोग इसके बारे में ये भी एक देखेंगे कि ये किससे पता लगा है, कौन से सैटेलाइट इमेज से। तो ये हमारे काम का है ऑल बिकॉज क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एंड इससे हमेशा एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसीलिए हम इसको देखेंगे। एंड ये जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक ये जो पिक्चर है वो दिखाया और वहां का ये जो ग्लिम्स है वो शेयर किया। एंड और ये जो एजेंसी है हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एंड ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर वहां से इसको जारी किया गया है। एंड ये जो इमेज निकाला गया है, कब निकाला गया था? दिसंबर 16 को ही। एंड वो किस सैटेलाइट से? ये जो कार्टोसैट सैटेलाइट है उससे। ये एक इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। एंड ये जो इमेज क्या करता है, ये उसमें दिखाया गया है कि एक तो जो जगह है राम मंदिर को तो दिखाया ही गया है, लेकिन साथ में इसने क्या किया है, जो राम मंदिर के जो साथ में ही एक ये रिवर फ्लो होती है और उस रिवर को क्या कहते हैं, ये जो सरयू रिवर है, तो उस सरयू रिवर का भी इसने पिक्चर जारी किया है। एंड वहीं पे ये जो दशरथ महल है वहां उसका भी पिक्चर जारी किया है। एंड जो वहीं से ये अयोध्या रेलवे स्टेशन है उसी के पास है, तो वो भी दिखाया है। एंड ये जो कार्टोसैट सैटेलाइट क्या करता है, एक पार्ट है सीरीज का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करता है ये सैटेलाइट, और इसको लॉन्च किया गया था ये 2 डिकेड पहले। तो यही है इसमें। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। तो ये जो आर्टिकल है ये टेम्पल से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें अलग ये है कि ये हम लोग देख सकते हैं कि टेम्पल का डिजाइन किसने किया है। तो राम टेम्पल डिजाइन टू लास्ट 1000 ईयर्स है, तो इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये 1000 ईयर्स तक चल सकता है। तो इस पे मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी, तो आप उसमें देखिएगा कि इसमें कैसे ये जो आयरन और रॉड का यूज नहीं किया गया है। एंड हम लोग ये देखते हैं कि इसको किसने बनाया है, ये जो लार्सन एंड टॉर्बो, तो उसने बनाया है। एंड संडे को उसने बताया कि ये जो डिजाइन किया गया है और बिल्ड किया गया है राम टेम्पल को अयोध्या में, वो एक न्यू माइलस्टोन होगा आर्किटेक्चरल ये जो ग्रैंडियोर के फील्ड में, क्योंकि ये जो 70 एकड़ का जो ये कॉम्प्लेक्स है एंड ये जो एरिया है उसमें ये मंदिर बनाया गया है। एंड ये डिजाइन किया गया है एंशियंट नगरा स्टाइल के रूप में, जो एंशियंट एज यू कैन नो कि ये जो टेम्पल है वो 3 टाइप का होता है। तो एक तो नगरा, जिसमें ये जो है इसको नॉर्थ साइड का बोलते हैं, नॉर्दर्न साइड का। एक द्रविदा भी होता है, तो द्रविदा को क्या कहते हैं, साउथ साइड का। एंड ये जो मिक्स होता है तो उस मिक्स को क्या कहते हैं, जिसमें ये जो नगरा एंड द्रविदा दोनों का ही फीचर मिक्स होता है, तो उसको वेसारा बोलते हैं।
तो ये जो राम टेम्पल बना है वो नगरा स्टाइल का है, बिकॉज ये जो नॉर्थ में इसी टाइप की टेम्पल बनती है। एंड नॉर्थ में जो है उसमें जो ये इस तरह की छोटी छोटी ये बनती है। एंड ये जो द्रविदा में क्या है, वहां का जो गर्भगृह वाला जो रीजन होता है वो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो बाहर जो आउटर जो गोपुरम वाला एरिया होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। एंड आपने देखा भी होगा, और अभी मैंने बहुत सारा ये जो साउथ का टेम्पल का मैंने छोटा छोटा वीडियो भी बनाया है, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं, जैसे लेपाक्षी टेम्पल एंड रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तो उसमें भी मैंने दिखाया है कि कैसे ये जो मंदिर का फीचर्स क्या क्या है, वो किस तरह से बने हुए हैं, एंड वहां पे कौन से भगवान और कौन से डीटी के लिए वो फेमस है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं ये जो आर्किटेक्चर बनाया गया है, एंड ये किसके, जो एसएन सुब्रमण्यन और जो चेयरमैन है उनके द्वारा, और वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी है एलएनटी के। तो उन्होंने ही ये बताया कि ये जो मॉन्यूमेंटल ये टेस्टमेंट है, और वो ऐसा इंजीनियर किया गया है कि ये एक्सेलेंस दिखाता है कि कैसे बिना रॉड, क्योंकि इस मंदिर में ना ही नो रॉड एंड नो आयरन है, तो इसीलिए ये सारे इंजीनियर्स का ये एक्सेलेंस दिखाता है कि कितना बढ़िया ये मंदिर बनाया गया है, और ये 1000 years तक वो चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। और ये जो मार्वल है इंजीनियरिंग का, कि इस टाइप का इसने सिंबल बनाया है, एंड ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है कि वो लास्ट 1000 years तक चलेगा। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, निसार मिशन ऑन ट्रैक फॉर ए लॉन्च सून। बिकॉज ये नासा के ऑफिशियल से बताया गया है, एंड ये जो नासा और इसरो का ये जो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है वो डिजाइन किया गया है, एंड जो ऑब्जर्व किया गया है वो नेचुरल प्रोसेस के लिए, कि ये जो कैसे अर्थ के कॉम्प्लेक्स सिस्टम में एंड इकोसिस्टम में जो चेंजेस आ रही है, तो उसको ये देखने का काम करेगा। एंड ये फाइनल टेस्ट भी देगा उस मिशन का कि कैसे इसको शेड्यूल किया गया है, एंड ये सारी चीजें वहां पे चेक करने के काम आएंगे। एंड हम लोग ये देखते हैं इसको डिटेल में कि नासा और इसरो ने जो सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया है तो उसको डिजाइन कैसे किया गया है, एंड ये एक नेचुरल प्रोसेस की तरह वर्क करेगा, एंड जितने जो चेंजेस आ रही है अर्थ के कॉम्प्लेक्स में तो उसको देखने का काम करेगा। और ये लॉन्च कब होने वाला है, ये अर्ली 2024 में ही इसका डेट है लॉन्च होने का। एंड ये नासा ने ये जो जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी जेपीएल वहां से बताया गया है कि ये जो फाइनल टेस्ट कर दिया गया है अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन के लिए, एंड ये एकॉस्टिक टेस्ट है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे ये डॉक्टर रोजन एंड सेवरल ऑफ हिज नासा जेपीएल जो कलीग हैं जो इस मिशन में लगे हुए हैं, उन्होंने बताया कि ये जो निसार जो शेड्यूल किया जा रहा है, ये ग्लोबल साइंस फेस्टिवल ये जो केरला अंडर वे हेयर ऑन मंडे, तो ये जो फेस्टिवल होगा उसी दौरान इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। एंड हम लोग ये देखते हैं कि ये जो एनरोनमस डाटा है वो डिजाइन किया गया है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी का काम करेगा। और ये जो निसार है, ये जो मिशन है, ये यूनिक इसीलिए बनाया गया है क्योंकि ये सेवरल जो चीजों पे ये स्टडी करेगा, क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव है कि ये एग्रीकल्चर पे भी वर्क करेगा, साइंस पे भी वर्क करेगा, और हम लोग अभी देखेंगे कि ये किस किस चीजों की स्टडी करेगा। एंड इसका जो रेजोल्यूशन है वो बहुत हाई बनाया गया है, तो इसीलिए ये हाई रेजोल्यूशन डाटा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड ये रिलायबल सेट है, और ये मेजरमेंट क्या करेगा, ये बहुत सारी चीजों का जो अर्थ में हो रही है जैसे कि साइंस, और ये मॉनिटर करने का काम करेगा बहुत सारी चीजें एंड बहुत सारे एप्लीकेशंस का, जैसे ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखेगा, एग्रीकल्चर देखेगा, एंड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग करेगा, और ये जो अप्रोच करेगा जो भी हरिकन आती है तो उससे पहले ही ये हमें बता देगा, और इसका जो है कि पहले ही अवेयर कर देगा कि इस टाइप का हरिकन, साइक्लोन या फ्लड ये आने वाला है।
और ये ओपन साइंस की तरह वर्क करेगा क्योंकि इसमें जो ओपन डाटा पॉलिसी भी यूज किया गया है, इसीलिए ये जो मिशन है वो बहुत यूनिक बन जाता है। एंड ये जो पब्लिक की इसेंशियलिटी के हिसाब से इसको बनाया गया है, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत सारे जो सार सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन की तरह यूज करेगा। एंड ये जो मिशन है वो किस लिए यूज में आएगा, जितने भी सिंथेटिक अपर्चर हैं, रडार हैं, और वो स्कैन करेगा अर्थ के लैंड एंड आइस कवर्ड रीजन को भी। इसलिए ये बहुत खास हो जाता है, क्योंकि ये जो लैंड पे तो ये वर्क करेगा ही, दिखाएगा ही कि ऐसा चल रहा है, लेकिन बहुत बार जैसे अंटार्कटिका हो गया या फिर जैसे हिमालय वाले रीजन में जहाँ पे आइस का शीट ये बिछा होता है, तो उसके नीचे के जो सॉइल है तो उसके नीचे भी स्टडी करके ये जा सकता है। मतलब इस आइस शीट को वो पेनेट्रेट करके अंदर जा सकता है एंड वहां की स्टडी करेगा, इसीलिए ये और खास हो जाता है। तो ये हो गया। एंड ये हम लोग देखेंगे कि ये जो रीजन है और कब कब ये स्टडी करेगा, मतलब ट्वाइस एवरी 12 डे, मतलब हर ये 6 दिन पे ये स्टडी करेगा। और ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पासेस के थ्रू इसको डिजाइन किया गया है। एंड ये जो निसार है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो रेवोल्यूशनाइज ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी की एक कैपेसिटी रखता है और उसी तरह से ये स्टडी करेगा। एंड इसका काम क्या है, और ये डिजास्टर मॉनिटरिंग का भी काम करेगा। एंड पहले ही अगर कुछ होने वाला है तो उसको मिटिगेट करने का काम करेगा। मतलब ये सारी खासियत इसमें बनाई गई है। एंड ये जो है कि ये जो लॉन्ग वेवलेंथ है, ये जो कोलेब्रेशन बनाया गया है, तो हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें नासा काम करेगा और कैसे इसरो काम करेगा। तो जैसे ये ईगर टू कोलेब्रेट, एंड ये जो बैंड है सार का और पेलोड, तो वो जो ये जो लॉन्ग वेवलेंथ है वो कौन इसको, ये जो सार पेलोड सिस्टम है वो प्रोवाइड करेगा नासा के द्वारा। एंड ये जो शॉर्ट वेवलेंथ ये बैंड है एंड जिसको एस बैंड भी बोलते हैं, तो वो इसरो प्रोवाइड करेगा। एंड ये जो स्पेशली एंड टेम्पोररली ये जो कंसिस्टेंट डाटा है वो अंडरस्टैंड किया जाएगा चेंजेस इन अर्थ इकोसिस्टम में। और जितने भी आइस मास है या फिर वेजिटेशन बायोमास है, सी लेवल हो गया, एंड जो भी सी लेवल राइज कर रहा है, ग्राउंड वाटर है, एंड ये जो नेचुरल हैजार्ड्स है इंक्लूडिंग अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनोज हो गया, लैंडस्लाइड, ये सारी चीजों का ये स्टडी करेगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें बताएगा कि कैसे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी डिजास्टर वाली जो सिचुएशन बनती है हम पहले ही से उससे अवेयर रहेंगे। And like a hurricane approaching, for those things you have a reliable data source, क्योंकि ये अगर कोई हरिकेन आने वाला है एंड तो ये पहले ही हमें इन्फॉर्म कर देगा ताकि उस सिचुएशन से पहले ही लोग है ना अवेयर हो जाए। एंड इसरो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ये इस कोलेब्रेशन से, क्योंकि ये दोनों जो कंट्री है तो और उन्होंने बोला भी है कि आई थिंक द एक्सट्रीमली ईगर टू फाइंड वेज टू कोलेबरेट ऑन अर्थ साइंसेस एंड ये जो प्लेनेटरी साइंस है एंड ये जो ह्यूमन का स्पेस प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है इसमें एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो और ये सब बोला किसने है, ये जो डॉक्टर रोजन है उन्होंने। एंड डॉक्टर रोजन विल स्पीक ऑन निसार एन इंटरनेशनल रडार सिस्टम फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग अर्थ साइंसेज। एंड उन्होंने ये भी बोला कि जब ये लॉन्च हो जाएगा तो ये एक तरह का फेस्टिवल का वो दिखाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे खासियत है, इसीलिए इसको बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि इसको जो साइन कर लिया गया था 2016-17 से ही, लेकिन इसको बनने में ही उतना टाइम लग गया कि ये 2024 में लॉन्च होने जा रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। तो अब चलिए हम लोग ये आर्टिकल देखते हैं। मॉस्किटो यूज्ड टू फाइट, ये जो मॉस्किटो फिश यूज्ड टू फाइट मॉस्किटोज हैज बिकम इन्वेसिव इन इंडिया। तो इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करते हैं एंड देन हम लोग उसके बाद देखेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश का रिलेशन कैसा है।
तो ये है वो फिश जिसको मॉस्किटो फिश बोलते हैं। एंड इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था? ये यूएस से ओरिजिनेट किया गया था। एंड इसको जो है वो ब्रिटिशर्स से जब यहाँ पे रूल करते थे तभी इसको लाया गया था 1920 में ही, क्योंकि यहाँ पे उस समय जो मलेरिया एंड डेंगी वगैरह का बहुत ज्यादा इशू रहता था। तो यहाँ पे जो इंडिया में ये ब्रिटिशर्स ने ही लाया था। एंड इसका ये जो फिश है इसका काम क्या है? ये जो फिश है उसका, तो ये क्या करता है, ये जितने भी मॉस्किटोज होती हैं तो ये उसको खा जाता है। स्पेशली जो मॉस्किटो जो उसका लार्वा होता है ये उसको खा जाता है। तो उससे क्या होगा कि ये जो मॉस्किटो ज्यादा ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगी एंड वो बड़ी नहीं हो पाएंगी। तो ये पहले ही जो है ना मॉस्किटो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये इन्वेसिव क्यों बन गया है? क्योंकि इसका पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एंड ये क्या कर रहा है, जो अदर फिश है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। और बाकी के जो ये मरीन एरिया में जितने भी स्पेसीज हैं ये उसको खतरा पहुंचाने का काम कर रहा है। एंड ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो मरीन एरिया में जितने भी इकोसिस्टम है तो उस इकोसिस्टम को वो डेंजर पहुंचा रहा है। तो इसीलिए ये एक दिक्कत का कारण बन गया है। ऑल बिकॉज क्योंकि ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है कि इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। तो इसीलिए ये सारे चीजें ये आर्टिकल लाया गया है। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि इसकी ये 2 स्पेसीज हैं एंड उसका नाम क्या क्या है। तो ये हम लोग देखते हैं, जैसे एक तो ये जो गैम्बूसा एफिनिस एंड गैम्बूसिया ये जो होलब्रूकी। बिकॉज अभी क्या है 2023 में ही ये जो स्पेसीज से रिलेटेड कि एंड ये जो मरीन का स्पेसीज हो गया या फिर किसी का स्पेसीज या जेनरिक नेम ये पूछ दिया जा रहा है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज मैं आपके साथ अब ये जो प्रीलिम बूस्टर है वो फिर से स्टार्ट करूंगी एंड ये जितने पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन है एंड वो भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये इन्वेसिव इसलिए हो गया है बिकॉज क्योंकि विशाखापट्टनम में ये देखा गया था कि कुछ मंथ पहले ये 6 लाख का ये पॉपुलेशन था इस मॉस्किटो फिश का, जो कि अब जाके ये 20 लाख हो गया है। तो ये एक दिक्कत का कारण है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है उसकी वजह से भी ये जब स्प्रेड हो गया था मॉस्किटो बॉर्न डिजीज तो ये मोर देन 150 कंट्रीज में ये फैल रहा था। तो इसका एक वो मेजर रीजन था इस मॉस्किटो फिश को लाने का कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं 500 मिलियन पीपल है ना इस मॉस्किटो की चपेट में आ गई थी। एंड ये जो 40 मिलियन इंडिविजुअल्स है एंड ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज वो बहुत तेजी से फैल रहा था। इसलिए एंड ये जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज की वजह से बहुत सारा इलनेस हो रहा था एंड लोग बहुत बीमार पड़ रहे थे। इस मॉस्किटो फिश को लाया गया था। एंड हम लोग देखते हैं कि ये मॉस्किटो फिश क्या है। ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल का काम करता है। ऑल बिकॉज क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये क्या खाता है, ये जितने भी ये जो मॉस्किटो है उनका जो लार्वा होता है ये उसको खाता है। एंड ये जो मॉस्किटो फिश है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में रहता है। तो इसीलिए इसको लाया गया था। एंड ये अल्टरनेटिव है किसका, ये जो केमिकल सॉल्यूशन, क्योंकि पहले क्या है ये पेस्टिसाइड डाला जाता था पानी में ताकि जितने भी मच्छर है एंड मॉस्किटो है वो मर सके। लेकिन जब इस फिश को डाल दिया गया तो हमें पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो लेकिन ये क्या है, ये एक हेल्प करने के पर्पस से इसको ये डाला गया था। बट अब ये क्या कर रहा है, एक एडवर्स इंपैक्ट दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि ये एडवर्स इफेक्ट कैसे दिखा रहा है, क्योंकि ये जो ह्यूमन हेल्थ को ये इफेक्ट पहुंचाने लगा है एंड इकोसिस्टम को भी। क्योंकि इसमें देखा गया है कि ये जो अल्टरनेटिव है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है एंड इसका जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एंड ये तेजी से ग्रो है ना 1980 से लेकर के 1990 से करने लगा। एंड उसके कारण हो क्या रहा है, ये जितने भी इन्वायरमेंटली जो फ्रेंडली जो ये चीजें थी तो ये उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा था। एंड ये जो सस्टेनेबल जो चीजें थी ये उसको भी डैमेज करने का काम कर रहा था। एंड ये जो मॉस्किटो का जो प्रीडेटर होता है ये जैसे ये गैम्बूसा एफिनिस एंड गैम्बूसा ये हेलबुर्की
एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो प्लान लाया गया था कि इस फिश को बिगेन करने का, तो ये जो पॉपुलेशन है, क्योंकि ये बहुत तेजी से जो है ये जो फिश का ये पॉपुलेशन बहुत तेजी से अब ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसका मकसद तो ये था कि ये जितने मॉस्किटोज हैं उसको मारेगा, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, ये ह्यूमन को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। एंड क्योंकि ये पानी में जितनी सारी चीजें हैं वो गंदगी फैला रहा है, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, एंड ये जो पानी का इकोसिस्टम है वो भी खराब हो रहा है, और उसके वजह से जो उस पानी को जितने भी एनिमल और ह्यूमन जो पीते हैं तो उनके लिए भी ये दिक्कत का काम कर रहा है, बिकॉज ये है उनको ये जो डेंजरस ये कॉज पहुंचाने का काम कर रहा है एंड डिजीज फैलाने का काम कर रहा है। तो ये एक दिक्कत वाली बात हो गई है, क्योंकि इसको तो लगाया गया था ये मॉस्किटो से बचाने के लिए, लेकिन ये उल्टा ही इम्पैक्ट दिखा रहा है। एंड उसके लिए जो यहाँ पे राइटर्स हैं उन्होंने एक लाइन भी बोली है, जैसे ये कि कैसे ये जो है ना, हाउ कैन मॉस्किटो फिश बी कंट्रोल, तो ये पुट डिफरेंटली, प्रॉब्लम टुडे इज बोथ वुल्फ एट द डोर एंड टर्माइट्स एट द बेस। तो उनका कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से दिक्कत में फंस गए हैं, कि ये जो गेट के बाहर वुल्फ है एंड टर्माइट्स एट द बेस, कि ना यहाँ पे रहा जा सकता है ना गेट को बाहर जाया जा सकता है। तो ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया है। तो इसीलिए ये जो राइटर कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम जनरेट हो गया है सारे एंगल से, कि इससे क्या हो रहा है, ये जो फिश है उससे सस्टेनेबिलिटी खराब हो रही है, और अगर फिश को हटा देते हैं तो ये जो मॉस्किटो है एंड मॉस्किटो से रिलेटेड जितने जो डिजीज है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। एंड अब हम चलते हैं जो हमारा आर्टिकल है जो इंडिया एंड बांग्लादेश से रिलेटेड, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड अब हम लोग ये आर्टिकल देखेंगे, द ग्रोथ ऑफ इंडिया बांग्लादेश टाइज, ऑल बिकॉज ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी शेख हसीना जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है, तो ये जो है पूरे जो ये मेजोरिटी के साथ जीत गई हैं, एंड उनका जो ये बांग्लादेश में हिस्टोरिकल ये जीत हुआ है, क्योंकि ये हिस्टोरिक फोर्थ टाइम से ये पूरे मेजोरिटी के साथ जीती है। और इनकी जो पार्टी है अवामी लीग, तो ये 2/3 ऑफ द सीट्स, एंड ये इलेक्शन कब हेल्ड हुआ था, जनवरी 7 को, एंड ये नेशनल इलेक्शन हुआ था बांग्लादेश में, तो वहां पे इनकी विक्टोरियस जीत हुई है। एंड ये हम लोग देखते हैं कि कैसे ये टाइज है ना फ्लरिश कर रहा है, बिकॉज इसका फाउंडेशन कब रखाया गया था, जब ये जो बांग्लादेश में ये जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में, तब। एंड उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे द देन इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये जो इंडिया एंड बांग्लादेश का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, एंड बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाने में और बहुत ज्यादा उनका मेजर रोल था। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि जो बहुत सारे जो क्रिटिकल मिलिट्री एंड ये मटेरियल का भी सिचुएशन चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो फाइट कर रहा है अपने। एंड उस समय भी बांग्लादेश ने ये 1971 में ये जो है जो बहुत सारा जो ये जो मटेरियल और ये जो मिलिट्री का ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तभी जाकर के ये इसने इंदिरा गांधी जी ने मदद की थी इंडिपेंडेंस दिलाने की। और बिकॉज क्योंकि उस समय क्या था कि जैसे ये हमारा भारत है, तो उस ये तो यहाँ पे क्या था कि इस तरफ तो ये पाकिस्तान था, लेकिन यहाँ पे जो है बांग्लादेश, तो इसको उस समय इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे एंड इसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि वो कनेक्टिविटी बना के रखे, एंड वो दोनों तरफ है ना ये अपना चाहता था कि ये कनेक्टिविटी बनाए, और ताकि ये जो इतना ज्यादा जो एरिया वो कवर करना चाहता था, एंड वो चाहता था कि जब वो ट्रेवल करे तो ये जो एरिया है उसको भी वो कैप्चर कर ले। लेकिन इंडिया को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि अगर ये अपना कनेक्टिविटी बना के रखता एंड ये वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में आता, तो ये है ना हमेशा जो इंडिया में ये जो अंदर जा सकता था एंड उसके सोवेरेनिटी को थ्रेट पहुंचाता। इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने ये जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको इंडिपेंडेंस दिला दी, एंड उसको फिर 1971 से बांग्लादेश के रूप में जाना जाने लगा।
तो यही सारी चीजें हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि बहुत सारे जो इंडिया एंड बांग्लादेश ने क्या किन सारी चीजों में टाई अप किया है। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो बिम्स्टेक है, तो बिम्स्टेक में भी ये दोनों इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों ये मेंबर है। एंड हम लोग ये देखेंगे कि ये जो शेयर करता है, एंड ये फ्यू डिकेड्स पहले ही शेख हसीना ने वो जब पावर में आई थी 1996 में, तब से ये पावर में बनी हुई है। एंड उसने ये जो बायलैटरल का ये जो टाइज स्टार्ट किया था। एंड ये जो शेयर करता है गंगा वाटर, जो इंडिया एंड बांग्लादेश ने तो बहुत सारे कॉपरेशन में पार्ट लिया था, जैसे कि ट्रेड हो गया, एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कनेक्टिविटी एंड डिफेंस। तो ये सारी चीजों में ये इंडिया एंड बांग्लादेश का इन्वॉल्वमेंट है। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो इकोनॉमिक कॉपरेशन कैसा है। तो ये जो बायलैटरल ट्रेड होता है इंडिया एंड बांग्लादेश का, तो वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश, क्योंकि एंड साउथ एशिया में। एंड हम लोग ये देखते हैं कि 18 जो बिलियन डॉलर 21 से 2022 तक का था। एंड ये अब और पहले कितना था, 20 से लेके 21 में 10.8 बिलियन डॉलर। एंड अब तो और जाके बढ़ गया है। एंड इंडिया जो है वो सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश का। एंड वो 2 बिलियन डॉलर जो है इंडिया का मार्केट है। एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि इसने इंडिया एंड बांग्लादेश ने क्या क्या चीजें साइन की हुई है। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो इंडिया एंड बांग्लादेश ने साइन किया है। एंड वो क्या करता है, ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो रिड्यूस करे, एलिमिनेट करे कस्टम ड्यूटीज को, जो भी ट्रेड गुड्स का एंड जो सारी चीजों का ट्रेड होता है उससे रिलेटेड। एंड ये जो ब्रॉडर सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी देने का काम करता है। एंड ये जो सेपा है वो गेन करता है एडिशनल सिग्निफिकेंस बांग्लादेश के लिए, तभी जाके ये लूज इट्स लिस्ट डेवलप्ड कंट्री। ये पहले क्या था, ये लिस्ट डेवलप्ड कंट्री था, लेकिन इतना ज्यादा ट्रेड और इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के बाद ही ये जो डेवलप्ड कंट्री के रेस में दौड़ चुका है। एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो एंड 2026 तक का ये जो ट्रेड है वो साइन किया गया है। एंड दे लूजिंग इट्स ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री मार्केट एसेस इन इंडिया। तो ये 2026 तक के इसने ट्रेड साइन किया हुआ है कि ये ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री ये जो मार्केट का ये ट्रेड कर सकता है। एंड ये जो एग्रीमेंट भी साइन किया है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये साइन किया है न्यू दिल्ली में। एंड ये जो चाइना उसको बैक करता है, क्योंकि चाइना ने भी ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वो भी साइन किया है बांग्लादेश और चाइना ने। तो इसीलिए ये डुअल अप्रोच का काम करता है बांग्लादेश की, ये डुअल अप्रोच रखता है कि एंड क्योंकि इसका जो बांग्लादेश का है कि इसका चाइना के साथ भी अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन है, एंड इंडिया के साथ भी अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। एंड हम लोग देखते हैं कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे मेजर डेवलपमेंट पार्टनर है बांग्लादेश, और इंडिया जो है एक फाउंडिंग सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया ने बहुत सारी चीजों पे वहां पे इन्वेस्टमेंट की है। एंड जैसे ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहा है। एंड 2010 में ही इंडिया ने एक्सटेंड किया था लाइन ऑफ, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था लाइन ऑफ क्रेडिट का, जिसका वर्थ है 7 बिलियन डॉलर। एंड मोदी जी ने एंड शेख हसीना ने एक हिस्टोरिक ये जो डील किया था इनॉग्रेट करने का, ये जो अखौरा एंड अगरतला रेल लिंक जो कनेक्ट करेगा बांग्लादेश को एंड जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है त्रिपुरा उससे कनेक्ट करेगा। एंड बाद में क्या है, ये जो लिंक है तो इंडिया एसेस कर पाएगा ये जो चत्रोग्राम एंड मोंगला पोर्ट को ही। तो इसीलिए जो एंड ये मोंगला पोर्ट जो है वो बांग्लादेश में है, तो ये कनेक्टिविटी भी बढ़ाने का काम करेगा। एंड ये जो मूवमेंट होगा कार्गो का, एंड उससे क्या होगा, ये स्मॉल जो स्केल पे इंडस्ट्रीज है उसको बूस्ट मिलेगा। एंड ये डेवलपमेंट भी होगा आसाम का एंड त्रिपुरा दोनों का। एंड देखते हैं कि वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में था, लेकिन अब बात करते हैं कि एनर्जी के सेक्टर में क्या किया है। तो एनर्जी के सेक्टर में ये जो बांग्लादेश है एंड जो इंपोर्ट करता है 2000 मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया। एंड ये जो बिम्स्टेक है ये एक मास्टर प्लान है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है कनेक्टिविटी, जिसका फोकस है कि ये कनेक्टिविटी कैसे बना के रखेगा मेजर ट्रांसपोर्ट के साथ। एंड ये जो कैसे प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होगा इंडिया में एंड पाकिस्तान में एंड म्यांमार एंड थाईलैंड में।
आप देखेंगे कि ये जो इंडिया एंड पाकिस्तान ये जो इंडिया एंड बांग्लादेश ये जो शिपिंग नेटवर्क में भी काम कर रहा है। जैसे कि ये जो मटरबारी पोर्ट है जो लोकेटेड है 100 किलोमीटर फ्रॉम त्रिपुरा, तो उस पे भी काम कर रहा है। एंड ये जो बांग्लादेश है वो बिल्ड कर रहा है। एंड ये जो पोर्ट है वो स्टैब्लिश करेगा क्रूशियल इंडस्ट्री कॉरिडोर, जो कि कनेक्ट करेगा, लिंक करेगा ढाका को एंड किससे, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उससे। एंड ये जो अब, लेकिन ये सारी चीजें तो अच्छी चीजें हो गई, लेकिन ये टेंशन का कारण क्या है, ये टेंशन का भी रीजन है। जैसे तीस्ता रिवर डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया एंड बांग्लादेश में, और वो बहुत टाइम से चल रहा है, तो ये भी एक डिस्प्यूट का कारण है, जिससे सेंटर स्टेट जो है और वो एजेंडा है ये जो हसीना लेड गवर्नमेंट का, कि ये इन्होंने जब हमेशा ये इनका एजेंडा यही रहता है कि ये जो तिस्ता रिवर डिस्प्यूट है वो जीत के रहेंगी इंडिया से। एंड ये जो तिस्ता का वाटर है एंड बांग्लादेश क्या करता है, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मांगता है, लेकिन ये ज्यादा जो है ये फ्लो करती है इंडिया में, तो ज्यादा इसका जो है ये जो वाटर का मैनेजमेंट करने का काम इंडिया करता है, लेकिन बांग्लादेश चाहता है कि उसको भी उतना ही हिस्सा मिले। और यही एजेंडा है शेख हसीना का, और वो चाहती है कि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ले, नहीं तो ये केस जीत जाए कि तिस्ता का जो वाटर है बांग्लादेश को मिलना चाहिए। तो इसी एजेंडा के साथ वो हमेशा इलेक्शन में खड़ी होती हैं और जीतती हैं। एंड दूसरा जो कारण है कॉन्फ्लिक्ट होने का, रोहिंग्या इशू, क्योंकि ये जो जितना हसीना की जो गवर्नमेंट है उसका एम है कि ये जो पीसफुल रिपैट्रिएशन होना चाहिए रोहिंग्यास का म्यांमार में, क्योंकि ये जो चाहते हैं कि जितने भी रोहिंग्या वाले हैं तो वो वापस म्यांमार में चले जाएं, वो बांग्लादेश में ना रहें। लेकिन इंडिया कहता है कि उनका अगर सेटलमेंट होता है तो रोहिंग्या का, तो उनको होने देने के लिए, लेकिन बांग्लादेश उसको अपोज करता है, तो ये भी एक डिस्प्यूट का कारण है। तो ये हो गया। एंड हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो कॉपरेशन है वो म्यांमार में भी है, लेकिन मोदी जी का जो गवर्नमेंट है वो टाई अप करता है जनता के साथ। एंड वो इसीलिए ये, और वो ये कहते हैं कि डिपोर्ट कर देना चाहिए रोहिंग्या को ये फ्रॉम इट्स मेन लैंड। एंड ये क्रॉस बॉर्डर का जो टेररिज्म है या इनफिल्ट्रेशन है, तो उसमें भी ये हमेशा आवाज उठाते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ये जो आसाम वाला एरिया है एंड इसमें जो बांग्लादेश है, तो यहाँ बांग्लादेश से हमेशा जो है इनफिल्ट्रेशन होता है एंड बांग्लादेश के बहुत सारे लोग आसाम में घुस जाते हैं। तो उस वो आसाम में एंटर होने के बाद ये क्या करता है, ये टेररिज्म को फैलाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रखा गया है। एंड ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है और डिस्प्यूट का कारण है इंडिया एंड बांग्लादेश में। एंड ये जो टेररिज्म को खत्म करने के लिए ही या इनफिल्ट्रेशन को खत्म करने के लिए ही ये आसाम में वहां पे ये जो सीएए है या फिर वहां पे जितने भी जो लोग हैं उनका ये सारा कुछ जो डाटा है, डॉक्यूमेंट है, वो हमेशा चेक किया जाता है कि वो आसाम के या इंडिया के ही मेंबर है या फिर अदर जो है ना फॉरेन कंट्री से वो आके उन्होंने घुसपैठ किया है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। एंड हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे रीजन, और यही सारे रीजन है कि ये अफेक्ट करने का काम करता है इंटरनल सिक्योरिटी को। एंड ये मेजोरिटोरियन जो है ना ये ऐड करता है अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप। एंड वही कारण बनता है ये जो वायलेंस का, एंड जो कि मुस्लिम जो इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि बांग्लादेश जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है एंड यहाँ से जो है तो बहुत सारे मुस्लिम आते हैं और वो हर जगह फैल जाते हैं पूरे इंडिया में। तो उसके बाद क्या है कि ये जो मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा फैल रही है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। एंड इससे क्या होता है कि ये जो इलीगल और ये जो इमिग्रांट जो है और लोग वहां पे ज्यादा बढ़ रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट ग्लोबल टाइज, तो यूएस ने जो है वो बहुत ज्यादा वोकल है एंड उसने क्रिटिसिज्म भी किया है आवामी लीग के गवर्नमेंट के लिए। एंड क्योंकि ये जो शेख हसीना है वो डेमोक्रेटिक को बैक स्लाइडिंग करती है, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, वो अपना रूल रेगुलेशन चलाती हैं, इसीलिए यूएसए ने बहुत ज्यादा उनको बोला है कि वो डेमोक्रेसी को हटा रही हैं उस कंट्री से। एंड ये जितने भी बांग्लादेशी है वो एंटी क्राइम को एंड एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स को
वो ले करके चलती हैं एंड ये साइट कर रही हैं ह्यूमन राइट वॉयलेशन। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट वॉयलेशन को ज़्यादा खतरा हो रहा है। एंड ये जो बांग्लादेश है वो बिलीव करता है रिस्पॉन्सिबल रहे और अंडरमाइन करे इलेक्शन प्रोसेस को अपने कंट्री में। एंड इससे क्या होता है कि ये जो रिलेशन है वो डीपनिंग होता है और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एंड अभी जो इंडिया के साथ एज आई हैव डिस्कस्ड कि बांग्लादेश का जो है रिलेशन वो चाइना के साथ भी है एंड वो इंडिया के साथ भी है, लेकिन बहुत हद तक बांग्लादेश जो है वो चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। तो इसीलिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है, बिकॉज बांग्लादेश एंड चाइना जो है मार्क्ड बाय ए सब्सटेंशियल चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है बांग्लादेश में। एंड एज यू कैन सी कि चाइना ने बिल्ड किया है 12 हाईवेज, 21 ब्रिजेस एंड 27 पावर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। एंड जितने भी चाइनीज के एम्बेसडर है बांग्लादेश में तो वो सारे वहां प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये जो मिस हसीना है वो मेंटेन करती हैं अपना ये गवर्नमेंट और वेरी मच केयरफुल रहती हैं अपना पार्टनरशिप चाइना के साथ, क्योंकि चाइना ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। एंड ये जो शेख हसीना है उनका इन्वॉल्वमेंट भी चाइना के साथ ज़्यादा होता है, तो ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। तो हमने सारा कुछ देख लिया एंड जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे, तो आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।